दिल्ली देखी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आ चुकी हैं। आप सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड से रिलेटेड मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हिंदी, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ में डाले हुए थे, जो आपके यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो कि परीक्षा में आए भी हुए हैं। और अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप जो है पोस्ट पर जा करके उन पेपर्स को आप देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ 10th क्लास के लिए, और इंटर की क्लास के लिए भी मैंने इंग्लिश का पेपर बनाया था, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन उसमें से फंसे हुए थे। ओनली ऐसे ही जो है ऐसा जो है उस पेपर से रिलेट नहीं था, तो देख लीजिए। साइंस के कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को जो है पढ़ा के भी रखा हुआ है, देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका 6 लेसन से है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। यदि क्वेश्चन लर्न है तो उसको नोटिस कर लीजिए, ठीक है? आप ही लोगों से कहा जा रहा है। एमिलेज, और एक ऑप्शन में आ सकता है टाइलिन। यदि एमिलेज आता है तो एमिलेज पे टिक लगाएंगे, यदि टाइलिन आता है तो टाइलिन पे टिक लगाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देखिए। इसका कार्य बताइए, इसका कार्य बताइए। लार का कार्य क्या होता है? लार जो है स्टार्च को, जो स्टार्च होती है ना, उसको ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ता है, ये इसका मुख्य कार्य है। नहीं जानते हैं, केवल अगर इतने ही जानते हैं कि हाँ ये भोजन को निगलने में हेल्प करता है, तो इसको याद कर लीजिए। स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। लार का कार्य अगर पूछ रहा है, लार का कार्य बताइए, तो क्वेश्चन आपका बनेगा स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ना लार का मुख्य कार्य होता है। जो इमिलेज है, इमिलेज, ये कुछ पौधे और बैक्टीरिया इसको निकालते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जैसे प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है, इसमें क्लोरोफिल का कार्य बताइए। ये कई तरीके से पूछ सकता है। एक आपसे पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व बताइए, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व बताइए। या वो पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, ठीक? तो एक डायग्राम आप शो कर देंगे भैया, एक डायग्राम शो कर देंगे, उसमें कुछ ऐसे पार्ट डाल देंगे, गहरे डार्क, ठीक? मतलब ये हुआ कि ये पत्तों में हरा रंग अधिक है, ठीक? और जहां पे पत्तों में हरा रंग नहीं होगा वहां पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। किसकी क्रिया नहीं होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अच्छा, कह रहा है कि इसका प्रयोग किसने किया? ये प्रयोग किसने किया? ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग किया है क्रोटान ने और कॉलिसियस ने। क्रोटान ने और कॉलिसियस ने इसका प्रयोग किया है, ठीक है? इसमें जो है केवल, जैसा कि मैंने बताया ना डायग्राम में, केवल जो है पत्तियां जो है
चित्तीदार होंगी आपकी। कैसी होंगी? चित्तीदार और धब्बे वाली, चित्तीदार और धब्बे वाली होंगी। ठीक, कहीं कहीं पर यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, कहीं कहीं पे पौधे की पत्तियां जो है हरे रंग की होंगी। अब जब हरे रंग की होंगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगी? उजाले में होगी, जब सूरज निकलेगा। जब सूरज निकलेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक, लेकिन इस पौधे को उसने अंधेरे कमरे में रखा। किस कमरे में रखा? अंधेरे कमरे में रखा। जब पौधों को अंधेरे कमरे में रख दिया गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। ठीक, तो ये मंड नहीं बनाएंगे, मंड परीक्षण करेंगे। केवल मंड किस स्थानों पर मिलेगा? मंड केवल उन स्थानों पर मिलेगा जहाँ पे जो पत्तियां हैं, ठीक, ये जो पत्तियों का जो धब्बापन होगा, ये जो है डार्क जो हरे सर्कल होंगे जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, वो प्रकाश में रखे होंगे, वहाँ पे भैया आपको मंड मिलेगा। और जो पत्तियां आपकी अंधेरे कमरे में रखी गई होंगी उसमें मंड प्राप्त नहीं होगा। केवल इतना ही आपको बताना है, क्योंकि उसमें चिन्हित कर दिया है, उसने चिन्हित कर दिया है कि ये प्रकाश को हमने रखा तो यहाँ पे हमारा मंड बन रहा है, इसमें मंड परीक्षण कर लेंगे। और जिसको अंधेरे कमरे में रखा है जिन पत्तियों पे, वहाँ पे मंड नहीं बनेगा। दो डायग्राम बना लेंगे पत्तियों का, उसमें हरे रंग से जो है दो पत्तियां बनाने के बाद में एक को भैया रख देंगे अंधेरे कमरे में और एक को रख देंगे उजाले वाले कमरे में। एक को किसमें रख देंगे? उजाले वाले, जहां प्रकाश आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? प्रकाश आ रहा होगा। तो ये परीक्षण हो जाएगा आपका, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और परीक्षण किस चीज का करेंगे? ये वर्ड याद रखिएगा, मंड परीक्षण। मंड परीक्षण, मंड वहीं पे बनेगा जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का भी बोलेगा तो यही आपको आंसर लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सेम ही आंसर है। इसमें भी आपको क्या परीक्षण करना होगा? मंड परीक्षण। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या परीक्षण करना होगा? मंड परीक्षण। मंड परीक्षण ही करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। रुधिर के कार्य बताइए, प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न नोट कीजिए। रुधिर का कार्य आपको बताना है, प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न नोट कर लीजिए। रुधिर का कार्य, रुधिर का क्या कार्य होता है? रुधिर का कार्य है सबसे पहले कि ये ऑक्सीजन और अन्य जितनी गैसें होती हैं, गैसों का परिवहन करता है। भैया अन्य गैसों में क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक, क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का परिवहन रुधिर करता है। ठीक, जितने भोजन वाले पोषक तत्व होते हैं, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या करता है? पोषक तत्व का भी परिवहन करता है। तीसरा, घाव भरने में सहायता होता है। घाव भरने में क्या करता है? घाव भरने में सहायक होता है। ठीक, अब इसको टॉपिक बना करके लिखिएगा। इसको टॉपिक बना के लिखिएगा कि पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन या अन्य गैसों का परिवहन घाव भरने में सहायक होता है। ठीक, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। आप 4 टॉपिक इसका पढ़ लीजिएगा, 4 टॉपिक इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का विकल्प में आ सकता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बताइए। हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबियर, ग्लोबियर प्रोटीन का अणु है। ये ग्लोबियर प्रोटीन का अणु है।
कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त कोशिकाओं में। मालूम है ना कि अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, तो हसिया रोग हो जाता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, हसिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन, हसिया रोग का मतलब समझे? जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो जो रक्त के अणु होते हैं ना वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक, सिकुड़ने के बाद क्या हो जाते हैं? वो ऐसे हसियाकार के हो जाते हैं। इसीलिए जो है जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है रक्त में, ठीक, तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है हसियाकार। इसका हसियाकार इसलिए क्या होता है? क्योंकि इसके रक्त जो है वो सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ करके वो हसिया का आकार ले लेते हैं। इसीलिए जो है उसको क्या कहा जाता है? हसियाकार रोग। आगे देखिए, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन आप, रुधिर और लसिका में अंतर बताइए। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक, रुधिर क्या होता है? रुधिर में लाल रंग के अणु होते हैं। रुधिर में क्या होता है? लाल रंग का संयोजिक उत्तक होता है। जबकि लसिका में कोई लाल रंग का संयोजिक उत्तक नहीं होता है। ठीक, इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, हीमोग्लोबिन होता है। लसिका में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। लसिका में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। बस 2 टॉपिक बहुत है, 2 से ज्यादा कुछ नहीं। रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। यहाँ भी बता दिया हीमोग्लोबिन रुधिर कोशिकाओं में होता है, तो ये रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। और रुधिर कोशिकाओं में होता क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन है आप लोग का, जाइलम और फ्लोएम, है ना? जाइलम का कार्य या फ्लोएम का कार्य बताइए। जाइलम का कार्य या फ्लोएम का कार्य बताइए। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? हाँ, जल को जो है पोषक, जल को पौधों तक, है ना, पौधों तक, मतलब जड़ों से पौधों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य होता है? जाइलम का। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ये फ्लोएम का जो कार्य होता है, ये पोषक पदार्थ, जितने पोषक पदार्थ होते हैं ना, और खनिज जो होते हैं, ठीक, इनको जो है कहाँ पहुंचाता है? पौधों तक पहुंचाता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग से आ जाए आपसे। कैसे आ जाए? अलग से, तो उसका डायग्राम आप लोग तैयार कर लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, पौधों में फ्लोएम का, ठीक, पौधों में फ्लोएम का, फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का, पौधों में फ्लोएम द्वारा, ठीक, भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का क्या भाई? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण समझाइए। इसमें एक आपको डायग्राम देना पड़ेगा। इसमें आप डायग्राम दे करके समझाएंगे क्वेश्चन को। लिखने का टॉपिक चाहे छोटा रखिए, साइंस में डायग्राम का टॉपिक पूरा का पूरा रखेंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, जैसे इसमें इसको और भी किसी नाम से जाना जाता है, इसको मुंच परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। कौन सी परिकल्पना? मुंच परिकल्पना, याद रखिएगा, इसको मुंच परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। मुंच परिकल्पना आ गया, या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण आ गया, या आ गया आपको भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। सेम इसका आंसर ही रहेगा। ठीक, सेम आंसर रहेगा इसका, चाहे आ जाए मुंच परिकल्पना, चाहे आ जाए फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण।
पौधों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे आप लोग डायग्राम के साथ में। ये मुंज परिकल्पना कब की गई? 1927 से 30 में। ये मुंज जो है वैज्ञानिक का नाम है, 1927 से 1930 के बीच में। ठीक, ये क्वेश्चन तैयार करेंगे आप लोग। अब आ जाए पौधों के हार्मोन्स का नाम बताइए। पौधों के हार्मोन्स कौन कौन से हैं भाई? जिबेरेलिन पढ़ा होगा आपने, ऑक्सिन पढ़ा होगा आपने, देखिए साइटोकाइनिन पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा। ठीक, अगर आता है पौधों के हार्मोन्स का बताइए तो जिबेरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पढ़ा होगा आपने। अब ये अलग से पूछेगा साइटोकाइनिन का कार्य बताइए या जिबेरेलिन का कार्य बताइए, ये अलग से क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया पौधों के हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? पहला कार्य होता है पौधों फलों में शर्करा को बढ़ाना, फलों में शर्करा को बढ़ाना। अलग अलग से कार्य दिए हुए, साइटोकाइनिन के अलग, जिबरेलिन के अलग, ठीक, और ऑक्सिन के अलग। फिर दूसरा दिया होगा उसने, जिन पौधों में अंकुरण नहीं होता, जिन पौधों में अंकुरण नहीं होता, उन पौधों को, उन बीजों को अंधेरे में भी अंकुरित कर देते हैं। अंधेरे में भी अंकुरित करना इनका कार्य होता है। ठीक, अंधेरे में भी इनका अंकुरण कर देते हैं ये। देखिए अंकुरित करना। और ऑक्सिन को, ऑक्सिन के पौधों में अगर जड़ों को क्या कर दिया जाए, जड़ों को डुबोकर लगाया जाए तो इनकी जड़ें जो है जल्दी अंकुरित हो जाती हैं, जल्दी अंकुरित हो जाती हैं, जड़ें जल्दी अंकुरित हो जाती हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मानव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा ना, ये आपने पढ़ा मुंज परिकल्पना, मुंज परिकल्पना आपने पढ़ा। मुंज परिकल्पना के बाद में एक आता है आपका मूल रोम द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर तरीके से पूछा है क्वेश्चन। मूल रोम द्वारा, साइंस का पेपर ना ऐसे इजीली नहीं पूछता, घुमा फिरा के पूछता है। मूल रोम द्वारा पौधों में जल का अवशोषण बताइए। डायग्राम तैयार कर लीजिएगा इसका भी। जल का अवशोषण बताइए। वही जाइलम वाला आंसर है, समझ में नहीं आएगा। मूल रोम क्या है? मूल रोम मतलब जड़ के द्वारा पौधों में जल का अवशोषण कैसे होता है। ठीक, इसमें डायग्राम बना हुआ, डायग्राम के तरीके से इसको याद कीजिएगा, जल का अवशोषण कैसे होता है। पिछली बार मानव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें मस्तिष्क के बारे में पूछा गया। आप लोग इस बार हृदय तैयार करेंगे। कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे? हृदय। हृदय का टॉपिक तैयार करेंगे। हृदय के टॉपिक से मस्तिष्क के बारे में पिछली बार आया था,
हो सकता है रिपीट हो जाए। हृदय और मस्तिष्क से थोड़ा सा आप लोग टॉपिक तैयार करेंगे। मस्तिष्क से क्या तैयार करेंगे भैया? मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क। पहला क्या होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तीसरा क्या होता है? अनुमस्तिष्क के बाद में आएगा मेडुला। अलग से भी पूछ सकते हैं ऐसे। मेडुला क्या होता है? नाम याद रखिएगा। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर की जानकारी जान लीजिए, बस आप लोग बना करके लिख लेंगे। देखिए, प्रमस्तिष्क में क्या होता है? ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, इसमें जो है यह संपूर्ण मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है? 9/10। 9/10 भाग होता है। धूसर रंग का होता है। किस कलर का होता है? धूसर कलर का होता है। ठीक, इसमें से एक सफेद पदार्थ जो है निकलता रहता है कि जैसे कभी हमें चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो डायरेक्ट जो है मस्तिष्क को इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये श्वेत पदार्थ जो बनता रहता है। और उसके बाद लिखेंगे सोचने समझने की शक्ति। ठीक, हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, ये सब किसके द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क के द्वारा। जितना हमको सोचना समझना है, भोजन ग्रहण करना है, ठीक, और जो है हृदय की गति होती है, ये सांस लेना जो होता है, ये सब प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। ये 9.10 जो है पार्ट, जो 9/10 भाग जो होता है पूरे मस्तिष्क का होता है। इसमें धूसर रंग का पदार्थ होता है और श्वेत रंग का पदार्थ जो है इससे निकलता रहता है। ठीक, निर्मित होता रहता है। आगे देखिए, दुख होना, खुशी होना, प्रेम होना, ये सब इसी का काम है, प्रमस्तिष्क का। इससे हमको पता लग रहा है कि हाँ, हमको कब खुश होना है, कब दुखी होना है, और कब जो है हमको सोचना विचारना है, कब घृणा करनी है किसी से। गर्म और ठंडे की पहचान किसके द्वारा होती है? विकल्प में क्वेश्चन आ सकता है। गर्म और ठंडे होने की पहचान किस मस्तिष्क के द्वारा होगी? प्रमस्तिष्क के द्वारा होगी। ठीक है, ये प्यार को, घृणा को, इम्पोर्टेंट है भैया, किस फैक्ट से? बहु विकल्प से। ऐसे पूछता है बीच में से टॉपिक, पूछ लेगा प्रेम होना, घृणा होना, सोचना समझना, गर्म ठंडा का अनुभव कौन से मस्तिष्क से होता है? तो ये प्रमस्तिष्क से होता है। अगला आपका टॉपिक आता है अनुमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित होता है। प्रमस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? पीछे की ओर स्थित होता है। ठीक, संतुलन, पूरे शरीर का जो संतुलन होता है वो किसके द्वारा होता है? हाँ, इसी के द्वारा होता है। जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना, इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछ लेगा भैया, चलना, कूदना, दौड़ना, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा। समझ में आ गया? हृदय की गति, सांस लेना, प्रेम करना, घृणा करना, सोचना समझना किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क के द्वारा। मेडुला या देख लीजिए, मस्तिष्क पुच्छ किसे कहते हैं? ये अनुमस्तिष्क के सामने, ये प्रमस्तिष्क के पीछे, और ये जो है मेडुला अनुमस्तिष्क के आगे सामने स्थित होता है। ठीक है, सामने स्थित होता है। ये मस्तिष्क का जो है सबसे पीछे का भाग होता है। मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। इसकी आकृति बेलनाकार होती है। इसकी आकृति कैसे होती है? बेलनाकार होती है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अनैच्छिक क्रिया, जैसे अचानक में हमारी पलकें झपक जाना। ठीक, जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं ये उसका केंद्र होता है। श्वसन तंत्र हो गया, हृदय हो गया, या परिसंचरण तंत्र हो गया, ये सारा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य होता है। अब आपसे पूछ ले कि अनैच्छिक क्रिया का केंद्र क्या है?
ऐसे प्रश्न पूछता है विकल्प में, अनैच्छिक क्रिया का केंद्र क्या है, तो मेडुला है या ऑब्लांगेटा है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बता दीजिए फटाफट। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? पादप हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मान लीजिए विकल्प में आ जाए पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वृद्धि निरोधक, एक क्या होता है? वृद्धि निरोधक। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक। प्रवर्धक। भैया चल तो जब से कितना देर में होएगा, बस एक काट दो तो अगला वीडियो बनाओ, नहीं रुक जाएगी। अरे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, का तो बोल दो। हाँ, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो है इसी के बाद जस्ट आपका रहेगा। और यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा कि जो पादप हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स जो हैं ये 2 प्रकार